नमस्कार। इस बेहद खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उस साल की बात करने वाले हैं जो भारत की दिशा बदल रहा है। साल 2026। देखिए, एक ही समय पर देश में दो बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। एक तरफ राजनीति की दुनिया में सदियों पुराने किले ढह रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा कॉर्पोरेट सिस्टम, हमारा वर्कफोर्स पूरी तरह से एक नए रूप में ढल रहा है। तो आइए इन्हीं दो बड़े स्तंभों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह होने वाला है। सबसे पहले 2026 के चुनावी झटके, उसके बाद ऐतिहासिक राजनीतिक किलों का टूटना, फिर हम बात करेंगे भारत के बदलते वर्कफोर्स की और आखिर में इम्पैक्ट रेडीनेस के नए दौर की। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव 2026 के चुनावी झटके और राज्य चुनावों का एक व्यापक चित्र। अब देश भर के चुनावी माहौल को एक साथ देखें तो काफी दिलचस्प तस्वीर बनती है। केरल से शुरू करें तो वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 80 से ज्यादा सीटों के साथ एलडीएफ को पीछे छोड़ते हुए एक बेहद शानदार वापसी की है। वहीं असम की बात करें तो बीजेपी लगभग 100 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार अपनी सरकारी कुर्सी पक्की करती दिख रही है और पुडुचेरी में एआईएनआरसी 17 सीटों पर आगे चल रही है। मतलब साफ है, कहीं जनता ने पूरा बदलाव चुना है तो कहीं पुराने विश्वास को ही बरकरार रखा है। लेकिन असली खेल वहां चल रहा है जहां दशकों पुरानी धारणाएं टूट रही हैं। हमारा दूसरा पड़ाव ऐतिहासिक राजनीतिक किलों का टूटना, खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। 148 यानी 148 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने का यही वो जादुई आंकड़ा है जिसने इन चुनावों को शायद दशकों का सबसे बड़ा मुकाबला बना दिया है। और जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। बीजेपी ने टीएमसी के उस गढ़ में बड़ी सेंध लगाई है जिसे कभी अभेद्य माना जाता था। 193 सीटों के साथ बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि टीएमसी 97 सीटों के आसपास सिमटती हुई दिख रही है। अब देखिए, चुनावी माहौल तो गर्म होगा ही। एक तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल करके काउंटिंग रोकी जा रही है। माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजरें एक ही हाई प्रोफाइल सीट पर अटकी हैं और वो है भवानीपुर। ये सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि साख की बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच की ये टक्कर बिल्कुल एक सीसॉ की तरह है, हर पल पलट रही है। भवानीपुर का नेता आखिर कौन होगा, ये सवाल सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है। अब ये सब हुआ कैसे, इसे समझने के लिए जमीनी स्तर के इस अभियान पर गौर करते हैं। एक महिला कार्यकर्ता का ये सीधा सा बयान, हमें लक्ष्मी भंडार नहीं सुरक्षा चाहिए, ये साफ बताता है कि कैसे बीजेपी ने आरजी कर जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर महिला सुरक्षा को सबसे आगे रखा और इस रणनीति ने टीएमसी की नकद वेलफेयर योजनाओं को पीछे छोड़ते हुए महिला वोटर्स के एक बड़े वर्ग को गहराई से प्रभावित किया है। वैसे राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फैक्टर ने भी पूरा गेम बदल दिया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। इस वोटर रोल क्लीन अप ड्राइव के तहत करीब 89 लाख वोटर्स को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ये कुल वोटर्स का लगभग 11.6% है। जरा सोचिए, 2021 में टीएमसी की जो कुल जीत का मार्जिन था ना, ये नंबर उससे भी बड़ा है। इस एक ढांचागत कदम ने यकीनन जमीन की पूरी तस्वीर बदल दी। खैर, अब थोड़ा दक्षिण भारत का रुख करते हैं। तमिलनाडु। यहाँ तो सीधे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा है। अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके ने आते ही धूम मचा दी है। टीवीके ने 109 सीटों पर बढ़त बनाकर डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने एकाधिकार को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। एक्सिस माई इंडिया जैसे सर्वेक्षकों ने बिल्कुल यही भविष्यवाणी की थी। वहां के मतदाता सच में एक बिल्कुल नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में थे। लेकिन राजनीति में दांव पेच इतनी जल्दी थोड़े खत्म होते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होने के बावजूद, जिसमें टीएमवी के सबसे आगे है, एआईएडीएमके के एक वरिष्ठ नेता ने चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन की संभावनाओं को सार्वजनिक रूप से पूरी तरह खारिज कर दिया है।
उनका साफ कहना है कि वो टीएमवी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ये साफ दर्शाता है कि तमिलनाडु की राजनीति में सत्ता समीकरण का ये खेल अभी भी कितना उलझा हुआ है। तो ये तो थी राजनीति। अब आते हैं इस विश्लेषण के तीसरे हिस्से पे, भारतीय वर्कफोर्स में हो रहा एक बहुत बड़ा सिस्टम लेवल का बदलाव। क्योंकि जहां एक तरफ नागरिक नए राजनीतिक विकल्प चुन रहे हैं, वहीं कॉर्पोरेट इंडिया अपना पूरा ढांचा बदल रहा है। इस बदलाव की गहराई को इस 60% के भारी आंकड़े से समझिए। सोचिए, पब्लिक स्किलिंग के बजट में सीधे 60% का उछाल। ये आंकड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि नई स्किल सिखाना अब सिर्फ एचआर यानी एचआर का काम नहीं रह गया है। अब इसे सड़कों और पुलों की तरह ही देश का एक प्रमुख नेशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना जा रहा है। और इस विशाल काम को अंजाम देने के लिए एक पूरा नेशनल कमांड सेंटर बनाया गया है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमिटी। इसका टारगेट बहुत क्लियर है, अलग अलग सेक्टर्स के बीच कौशल की कमियों को पहचानना, स्कूली स्तर यानी K-12 से ही AI को पाठ्यक्रम में जोड़ना, और सबसे कमाल की बात, 5 ऐसी इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करना जो सीधे रोजगार पैदा करें। हमारी युवा आबादी को एक ताकतवर इंजन बनाने की ये पूरी तैयारी है। चलिए इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। हम सबने देखा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI ने पेमेंट्स की दुनिया में कैसी क्रांति ला दी है। UPI तो याद है ना? अब ठीक वही फॉर्मूला नौकरियों के क्षेत्र में लाया जा रहा है। डिस्कवरी, वेरिफिकेशन और मोबिलाइजेशन के इन 3 चरणों के जरिए सरकार आम लोगों के लिए ऐसे क्रेडेंशियल्स बना रहे हैं जिन्हें कोई भी कंपनी तुरंत चेक करके काम पर रख सकेगी। टैलेंट खोजने का तरीका अब पूरी तरह बदल रहा है। और यहाँ से हम पहुँचते हैं अपने आखिरी और सबसे खास हिस्से पर, फ्यूचर रेडीनेस से बढ़कर इम्पैक्ट रेडीनेस की तरफ। ये वो हिस्सा है जहाँ इंसान की क्षमता की नई परिभाषा लिखी जा रही है। तो आखिर ये इम्पैक्ट रेडीनेस क्या बला है? इसे ऐसे समझिए, अब सिर्फ मशीन की तरह किसी काम को पूरा कर लेना काफी नहीं है। कर्मचारियों को इतना सशक्त बनाना कि वो किसी विशेष समस्या को गहराई से सुलझा सकें, यही इम्पैक्ट रेडीनेस है। जब AI आपको ये बता देगा कि क्या करना है और कैसे करना है, तब इंसानों को ये सोचने की आज़ादी मिलेगी कि कोई काम क्यों करना है। अगर पुराने नजरिए को देखें तो पहले फोकस फ्यूचर रेडीनेस पर होता था, जो थोड़ा ऊपर ही था कि हाँ, ये व्यक्ति काम कर सकता है। लेकिन इम्पैक्ट रेडीनेस बिल्कुल जमीनी है, समस्या समाधान पर केंद्रित है और सबसे बढ़कर सहानुभूति से भरा है। संस्थाएं अब सिर्फ जॉब रेडी टैलेंट का उपयोग नहीं करना चाहती, वो सक्रिय रूप से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स तैयार कर रही हैं जो रियल इम्पैक्ट ला सकें। AI और डीप टेक के इस दौर में लोगों को अपने अंदर का मानवीय सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना ही पड़ेगा। यही हमारी पावर स्किल्स होंगी, जैसे कि उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोगों के साथ हाइब्रिड टीमों में काम करने की क्षमता, AI के डेटा में मानवीय पहलू खोजना, और सबसे बड़ी बात, सहानुभूति यानी एम्पैथी को काम के मूल्यांकन का मुख्य पैमाना बनाना। मशीनें तकनीक दे सकती हैं, लेकिन इंसानियत सिर्फ इंसान ही ला सकता है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब एक तरफ जनता बिल्कुल नए और असरदार राजनीतिक विकल्प चुन रही है और दूसरी तरफ कंपनियां अपने लोगों को गहरी इम्पैक्ट रेडीनेस के लिए तैयार कर रही हैं, तो इस दोहरे और विशाल बदलाव का विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए क्या मतलब है? ये दोनों चीजें मिलकर हमें किस दिशा में ले जा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।